ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियां की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में सामाजिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत हम निदर्शन पद्धति पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान के उद्देश्य हैं कि आप समझ सकें निदर्शन पद्धति क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसका उपयोग कैसे करते हैं, कितने तरह से निदर्शन की प्रक्रिया को किया जा सकता है शोध में, और किस तरह यह सामाजिक अनुसंधान में लाभदायक है। अपनी चर्चा को प्रारंभ करने के पहले मैं आपके अंदर निदर्श के संबंध में जो आपका ज्ञान है इसके बारे में टटोलना चाहती हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम यदि बीमार होते हैं तो अपने शरीर की खून की कुछ बूंदें देकर पैथोलॉजी में टेस्ट कराते हैं और कहते हैं कि हमने सैंपल दे दिया। यदि हम मार्केट जाते हैं और यदि मान लीजिए हमें किसी तरह के अनाज को खरीदना है तो हम कुछ दाने लेकर उसका सैंपल देखते हैं। घर में महिलाएं जब काम करती हैं तो वे मान लीजिए उनको कढ़ाई में सब्जी के पकने का अंदाज लगाना है तो कुछ टुकड़े उठा के ये अंदाज लगाती हैं कि अब सब्जी पक गई। तो हम अपने दैनिक जीवन में कितनी बार सैंपल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सैंपल, निदर्श यानी क्या होगा? विशाल समूह का छोटा प्रतिनिधि। यानी हम जब भी सैंपल की बात अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो उस सैंपल के आधार पर हम पूरी प्रक्रिया को समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसे हमारी 2 बूंद खून की बता सकती हैं कि हमारे रक्त में क्या क्या है। इसी तरह से यदि हम वस्त्र लेने जाते हैं तो हम कहते हैं पहले सैंपल दिखाइए, तो कपड़े का अंदाज लगेगा कि किस तरीके का है। तो जब हम अपने दैनिक जीवन में इस बात पर भली भांति आश्वस्त हो जाते हैं कि अगर हम कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को देखकर उस पूरे समूह के बारे में वही धारणा बना सकते हैं, तो फिर सामाजिक अनुसंधान में इसका इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। अब देखिए, सामाजिक अनुसंधान में हम इस पद्धति का उपयोग क्यों करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज एक बृहद इकाई है। समाज में
प्रयोगशाला किसी स्थान विशेष पर सीमित नहीं होती, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। समाज की जो इकाइयां हैं, जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो उसका क्षेत्र विशाल होगा और उस विशाल क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने हेतु इकाइयों को चुनना अपने आप में एक कठिन कार्य है। तो कैसे हम इसका इस्तेमाल करें और क्यों जरूरी होता है निदर्शन? कब विचार किया होगा कि निदर्शन की पद्धति को अपनाया जाए? जैसे कई सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी यह भी जानते होंगे कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में जनगणना का आयोजन होता है। पूरे समाज में जितनी भी जनसंख्या है देश के अंतर्गत, उन सब का हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं। 10 साल में आंकड़े हमारे सामने आते हैं। क्या यह निदर्शन है? यह निदर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरी इकाइयों को उनकी स्थिति के आधार पर चुनकर, जानकर और उनको व्यवस्थित सर्वेक्षण के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करके अपने देश में रहने वाली जनसंख्या का ब्यौरा प्रस्तुत किया। तो यह पद्धति संगणना पद्धति है। लेकिन अब इसी जनसंख्यात्मक समूह से यदि हमें किसी वर्ग विशेष की स्थिति का अध्ययन करना है, तो हम उसमें से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुनें और फिर यह मानकर चलें कि अगर ये इकाइयां इस तरीके का प्रत्युत्तर दे रही हैं तो समाज के अन्य समूह भी ऐसे होंगे। तब इस तरीके की पद्धति को हम निदर्शन पद्धति कहेंगे। तो संगणना पद्धति और निदर्शन पद्धति में आपको अंतर समझ में आया होगा कि जब हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं तब तो वह संगणना है, लेकिन उसमें से जब हम कुछ इकाइयों को लेकर अपने अध्ययन में शामिल करते हैं तो फिर वह निदर्शन है। दरअसल संख्या शास्त्री थे एक प्रोफेसर बाउले। उन्होंने 1915 में एक अध्ययन में यह पाया कि कुछ इकाइयों को देखकर, समझकर जो उनके आनुभविक निष्कर्ष प्राप्त हुए, वह निष्कर्ष समूह के अन्य लोगों के भी हैं। तब से यह पद्धति हमने अपने अध्ययन में प्राथमिकता से समाज विज्ञानों में प्रचलन में आती चली गई। समाज विज्ञान में निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि हमें हमारे समय, श्रम, धन इन सब की बचत करके अपने उद्देश्य को या अनुसंधान का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करना होता है। तो हम समय सीमा में रहते हुए किस तरह से तथ्यों को एकत्र करें और कैसे हम नतीजे प्राप्त करें, वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कर सकें, इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम समाजशास्त्र में या समाज विज्ञानों में निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने जाना कि निदर्श का अभिप्राय विशाल समूह का छोटा प्रतिनिधि, और जब इस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, तब वह निदर्शन पद्धति कहलाती है। आइए हम देखते हैं कि कुछ समाज वैज्ञानिकों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। बोगार्डस ने कहा है कि निदर्शन पद्धति एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी आपसे कहा कि विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि, तो फैले हुए समूह में से हमें किनका अध्ययन करना है, इसे चुनने की जो प्रक्रिया है वह निदर्शन पद्धति है। और यह व्यवहारिक रूप से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हम सीमित समय में अपने संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, निष्कर्षों की परिशुद्धता की जांच भी कर सकते हैं,
यदि हमें लग रहा है कि हमें दोबारा इन तथ्यों का परीक्षण करना है, तो उस छोटे समूह का फिर से भी हम परीक्षण कर सकते हैं। इस तरीके से कई मायनों में निदर्शन पद्धति श्रेष्ठ मानी गई है। अब देखिए कैसे हम निदर्शन करेंगे। अभी हम यह समझ सके हैं कि निदर्शन का अभिप्राय क्या है, लेकिन अब हमें यह जानना भी आवश्यक होगा कि हम कैसे इस पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो जब हम कैसे इस पद्धति का प्रयोग करने की बात करेंगे, तब स्वाभाविक रूप से हमारे सामने इस पद्धति के जो प्रकार हैं यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा, क्योंकि जितने इसके प्रकार हैं वही प्रक्रिया भी है जिसके माध्यम से हम तथ्यों को एकत्र करते हैं। अच्छा, आपने कभी किसी लॉटरी को खुलते देखा है? या आपने किसी समारोह के बाद कुछ व्यक्तियों को पुरस्कार वितरण करना है और वो पुरस्कार भी संयोग के आधार पर देना है, तो इस तरीके की चीजें भी देखी होंगी। तो जब हमें समाज में अध्ययन करने के लिए निकलना है और हमारा क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तब हम किस प्रकार का निदर्शन की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। निदर्शन पद्धति का जो प्रकार है दैव निदर्शन। दैव निदर्शन, दैव मतलब समझते हैं संयोग। तो संयोग के आधार पर इकाइयों का चयन किया जाना है। अब यह संयोग कितने तरीके से किया जा सकता है? कैसे हम विशाल समूह में से संयोग के आधार पर तथ्यों को एकत्र करें, इकाइयों का चयन करें तथ्यों को एकत्र करने के लिए? कैसे हम कर सकते हैं यह प्रयोग? तो इसके लिए समाज वैज्ञानिकों ने कुछ पद्धतियां सुझाई हैं। सबसे पहले लॉटरी पद्धति। लॉटरी पद्धति सबसे सरल पद्धति है। दैव निदर्शन, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक इकाई को अवसर प्राप्त हो सकता है उसके चयन का। किसी को भी संयोगवश हम चुन सकते हैं, लेकिन सभी को समान अवसर है। तो लॉटरी पद्धति भी कुछ इसी तरह से है। इसमें क्या किया जाता है इस प्रक्रिया में कि एक बॉक्स में चिट बनाकर डाल दी जाती है और उसको बॉक्स को बार बार हिलाया जाता है ताकि किसी भी चिट की प्राथमिकता तय ना हो, सभी को समान अवसर है। और फिर उसमें से आंख बंद करके हमने चिट निकाली। अब कितने हमें इकाइयां निर्धारित करना है, बार बार घुमाया और बार बार यही प्रक्रिया दोहराकर चिट निकालते गए और फिर उन इकाइयों को हमने आलेख कर लिया। इसके बाद हम उनका अध्ययन करेंगे। तो दैव निदर्शन में लॉटरी पद्धति बहुत ही सरल तरीके से इस्तेमाल की जाती है। एक और पद्धति है दैव निदर्शन की, कार्ड प्रणाली। कार्ड प्रणाली में थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है अध्ययन। इसमें क्या किया जाता है कि कार्ड को समान आकार में काट के उसमें जितनी भी समग्र की इकाइयां हैं उनका नाम, पता, संख्या समान रूप से लिख के हमने पूरा और उसमें डाल दिया बॉक्स में। फिर बार बार उनको मिश्रित किया तो स्पष्ट रूप से जो है वह हमें निकलकर जो आएंगे नाम, उनको हम अध्ययन में शामिल करेंगे। दैव निदर्शन की कुछ और भी पद्धतियां हैं, जैसे नियमित अंकन प्रणाली। नियमित अंकन से अभिप्राय, जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। अब किसी भी अनुसंधानकर्ता को उस कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर अध्ययन करना है, लेकिन 60 विद्यार्थियों का अध्ययन करने में समय अधिक होगा, इसलिए निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें से मान लीजिए कि निदर्श के रूप में, सैंपल के रूप में 12 बच्चों का चयन किया। तो सबसे पहले क्लास के पहले स्थान पर बैठे बच्चे का चयन किया, इसके बाद 5वें नंबर का, फिर 10वें नंबर का, ऐसा करके 60वें नंबर का यानी 12 विद्यार्थियों का हमने अनुसंधानकर्ता ने चयन कर लिया। यानी
नियमित रूप से अंकित करके, पहला 5वां 10वां फिर 15वां 20वां इस तरीके से, तो 12 विद्यार्थियों को निकाला जा सकता है। तो यह नियमित अंकन प्रणाली है। इसके बाद अनियमित अंकन प्रणाली भी इस्तेमाल की जाती है। अनियमित अंकन प्रणाली से अगर हमें फिर से उसी कक्षा में अगर मान लीजिए विद्यार्थियों का चयन करना है, तो पहला और आखिरी विद्यार्थी को छोड़ देंगे और बीच में से हम किसी भी 12 इकाई का चयन कर लेंगे। तो इस तरह से अनुसंधानकर्ता इस पद्धति में थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है। कुछ और पद्धतियां भी हैं दैव निदर्शन की, जैसे ग्रिड प्रणाली। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन करना है और उस भौगोलिक क्षेत्र में स्थान तय करने का या निर्धारित करने की समस्या है, तो अनुसंधानकर्ता के पास जो शोध सामग्री होती है उसमें ग्रिड प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक सेल्यूलाइड प्लेट होती है और उस प्लेट को उस अध्ययन क्षेत्र के नक्शे पर रख दिया जाता है। प्लेट में खंड बने होते हैं, तो खंड में जो जगह खाली बनी हुई है उसमें टिक लगा लिया जाता है नक्शे पे। प्लेट हटा ली जाती है, तो जिन खंडों में चिन्हित किए गए स्थान हैं उन्हें अध्ययन क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, बाकी का क्षेत्र छोड़ दिया जाता है। तो यह भौगोलिक क्षेत्र के निर्धारण में या सैंपलिंग करने में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग में आती है। एक और अन्य पद्धति है दैव निदर्शन की, कोटा प्रणाली। कोटा प्रणाली में अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि जो इकाइयां हैं उनके गुण और विशेषताओं के आधार पे उनको समग्र को पहले तो वर्गों में बांट लेता है और फिर उनमें से प्रत्येक वर्ग में से अपने मन से इकाइयों का चयन कर लेता है। तो अभी तक हमने यह जाना कि दैव निदर्शन पद्धति क्या है। दैव निदर्शन निदर्शन पद्धति की सबसे सरल प्रणाली है जिसमें इकाइयों का निर्धारण करने के बाद तथ्य संकलन की प्रक्रिया अनुसंधान में प्रारंभ होती है। तो अनुसंधानकर्ता विशाल समूह में से संयोग के आधार पर इकाइयों को चयनित करता है, जिसकी अलग अलग पद्धतियों का चर्चा अभी हमने किया, जैसे लॉटरी प्रणाली है और इसके अलावा ड्रम घुमा के हम कार्ड प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, नियमित अंकित प्रणाली का करते हैं, अनियमित अंकन प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, कोटा प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। विद्यार्थियों, यह पद्धति अत्यंत सरल होने के कारण व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यह मिथ्या झुकाव ना हो, सरलता से इस्तेमाल की जा सके, प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुनाव करने का अवसर प्राप्त हो सके, इसलिए बहुत उपयोगी भी है, सरल भी है। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन करने में यह दिक्कत भी आती है कि वे इकाइयां जरूरी नहीं है कि उस समग्र की विशेषताओं का प्रतिबिंब हो, या हम यह मान सकते हैं कि समाज में वैसा ही होगा जैसा कि हमने सैंपल के कुछ उदाहरण आपको प्रारंभ में दिए थे कि हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समाज में बहुत विविधता है, इसलिए सदैव एक रूपता की स्थिति हो यह स्थिति थोड़ी कठिन होती है। इसके बावजूद भी दैव निदर्शन का इस्तेमाल सामाजिक विज्ञान में बहुतायत से होता है। तो अभी हमने जाना दैव निदर्शन पद्धति को अपनाए जाने की प्रक्रिया। एक अन्य पद्धति है निदर्शन की, उसे हम उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते हैं। विद्यार्थियों, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति को क्यों अपनाया जाएगा और क्या अभिप्राय है इस पद्धति का? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब अनुसंधानकर्ता के समक्ष कोई उद्देश्य स्पष्ट होता है
तब उसे उसी उद्देश्य में से इकाइयों का चयन करना होता है। इसका अभिप्राय कदाचित यह नहीं है कि दैव निदर्शन में कोई उद्देश्य ही नहीं होता। यहाँ हम उस उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं जब समाज में किसी वर्ग विशेष का अध्ययन किया जाना है। जैसे उदाहरण के लिए वृद्धों के ऊपर अध्ययन। लेकिन यदि वृद्धों में पेंशन प्राप्त वृद्धों के ऊपर अध्ययन है तो उसमें उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर उन्हीं वृद्धों का चयन किया जाएगा जिन्हें पेंशन प्राप्त होती है। या जैसे श्रमिक महिलाओं में कृषि श्रमिक महिलाओं पर अध्ययन, तो श्रमिक महिलाओं पर अध्ययन में दैव निदर्शन पद्धति इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें कृषि श्रमिक, उद्योग धंधों में लगे श्रमिक, सभी श्रमिक आ सकते हैं। पर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में कृषि श्रमिक महिलाओं को ही हम चुनेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। तो आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का अभिप्राय विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति से है। तो इसमें सोच विचार कर, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करके, अध्ययन इकाइयों के बारे में समझ विकसित करके इस निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति में उचित निर्णय के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपनी रणनीति तैयार करता है और उस क्षेत्र में अपने उद्देश्य से संबंधित इकाइयों में से चयन करता है। तो जानबूझकर अपने क्षेत्र में संज्ञान के आधार पर अध्ययन करने की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यथार्थ अध्ययन तभी संभव होगा जब हम उद्देश्य के अनुरूप इकाइयों का चयन करेंगे। और इसलिए गहन अध्ययन की संभावना भी इस पद्धति में बनती है, क्योंकि जब हम या अनुसंधानकर्ता जो भी अनुसंधान कार्य के लिए अपने उद्देश्य का निर्धारण कर चुका है, तो उन इकाइयों के गहन और सूक्ष्म अध्ययन की बात जब आती है, जब हम वैज्ञानिक निष्कर्ष की बात करते हैं, तो उसमें उन्हीं इकाइयों का चयन करना होगा जिनके बारे में हमारी समझ हो। तो इस तरह से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन बहुत उपयोगी पद्धति है, लेकिन इसकी समस्या भी है। समस्या यह है कि यह सदैव आवश्यक नहीं होता कि अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक इकाई के बारे में संज्ञान हो। तो इस तरह से कभी-कभी वस्तुनिष्ठ अध्ययन की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसके बावजूद कार्यकुशल, अनुभवी, योग्य अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर यदि इकाइयों को सविचार तरीके से, नियोजित तरीके से यदि अध्ययन में इस्तेमाल करता है, तो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति को अपनाया जा सकता है। एक अन्य पद्धति है स्तरित निदर्शन। अभी तक हमने आपसे चर्चा की दैव निदर्शन और उसकी अलग अलग पद्धतियों की, और फिर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्तरित निदर्शन पद्धति। स्तरित निदर्शन पद्धति में हम क्या करते हैं कि दैव निदर्शन का इस्तेमाल भी करते हैं और समग्र इकाइयों को स्तरों में भी बांटते हैं, यानी एक मिश्रित प्रकार की पद्धति है ये। कैसे मिश्रित प्रकार की है? जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि यदि हमें श्रमिकों का अध्ययन करना है तो कई तरह के श्रमिक होते हैं। दैनिक रूप से काम करने वाले, संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के, कृषि में, उद्योग धंधों में, होटल में, बागानों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग श्रमिक होते हैं। अब श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन करना है तो सबसे पहले इन अलग अलग क्षेत्रों के श्रमिकों का उदाहरण के लिए हमने स्तर में बांट लिया। तो जब कोई अनुसंधान करता श्रमिक की दशाएं या श्रमिक की कार्य की प्रकृति के आधार पर उनको स्तरों में बांट देगा तो वह स्तरीकृत निदर्शन हो गया। लेकिन अब इन फैले हुए स्तरों में
बड़ी संख्या में से फिर इकाइयों को अध्ययन के लिए हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? पुनः हमें दैव निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल करना होगा। यानी जितने स्तर बन चुके हैं उन स्तरों में से भी फिर और संक्षिप्त करना है, अध्ययन इकाइयों को अध्ययन के लिए चयन करना है। तो प्रत्येक स्तर में से संयोग के आधार पर दैव निदर्शन की किसी भी पद्धति का इस्तेमाल करके इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। तो इसे स्तरित निदर्शन पद्धति कहेंगे। स्तरित निदर्शन पद्धति बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक संवर्ग की इकाइयों को समान रूप से चयन का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन इस पद्धति के दोष भी हैं, क्योंकि समग्र की प्रकृति का ज्ञान सदैव अनुसंधानकर्ता को हो यह आवश्यक नहीं होता। तो स्तर में बांटना और उनमें से समान रूप से अवसर प्राप्त होना संयोग के आधार पर, यह प्रक्रिया सरल उपयोगी तो है, लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ग में से प्रतिनिधि इकाइयों को चयन के लिए अवसर प्राप्त हो, इसमें कभी कभी चयन की प्रक्रिया में थोड़ा सा निर्धारित करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, निदर्शन पद्धति के बृहद रूप से इतने जो अभी तक हमने आपसे चर्चा की, इन प्रकारों के अलावा कुछ और भी प्रकार हैं जो पर्टिकुलर किसी अलग क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे एक स्वयं निर्वाचित निदर्शन। अब इसे आप क्या समझेंगे? स्वयं निर्वाचित निदर्शन का इस्तेमाल प्रायः संचार साधनों में, जैसे कोई टीवी का प्रोग्राम है, इसमें दर्शकों की राय जानना है, तो दर्शक खुद अपने उस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय भेजेगा। तो उसने स्वयं अपने को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। इस तरीके की जो पद्धति होगी उसे हम स्वयं निर्वाचित निदर्शन पद्धति कहेंगे। इसके अलावा सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली भी होती है। सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली अनियंत्रित तरीके की निदर्शन प्रणाली है। यह तब इस्तेमाल की जाती है जब अनुसंधानकर्ता अपने पास उपलब्ध साधन और सुविधा को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों का चयन करता है। लेकिन चूंकि यह अनियंत्रित है, अनियमित है, इसलिए इस पद्धति में मिथ्या झुकाव की संभावना अधिक होती है। तो विद्यार्थियों, समाज बहुत बड़ा है, इसलिए समाज की प्रयोगशाला भी बहुत बड़ी होगी। किसी स्थान विशेष पर इसे सीमित नहीं किया जा सकता। पिछली कक्षाओं में हमने आपसे अनुसंधान पद्धति की प्रक्रिया, उसके चरण की चर्चा की थी। तो किसी भी अनुसंधानकर्ता के समक्ष विषय के अनुरूप, अध्ययन के उद्देश्य, उपकल्पना के अनुरूप क्या तथ्य प्राप्त हो रहे हैं, इसे जब वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण के लिए एकत्र किया जाता है, तब उन इकाइयों का चयन अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और प्रायः सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्र की विशालता और अध्ययन की गहनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक आज के इस व्याख्यान में आपने जाना कि निदर्शन एक ऐसी अनुसंधान पद्धति या प्रणाली है जिसमें समाज की फैली हुई इकाइयों को अध्ययन उद्देश्य के अनुरूप हम या कोई भी अनुसंधानकर्ता विशाल समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करता है। यह चयन कैसे किया जाता है, इसे आपने अलग अलग प्रकारों के माध्यम से जाना। दैव निदर्शन पद्धति, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति, स्तरित
निदर्शन पद्धति, स्वयं निर्वाचित निदर्शन पद्धति और सुविधाजनक निदर्शन पद्धति। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।